गाजा में एक बड़ी घटना हो गई है। फिलिस्तीनी हमले में कम से कम 15 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए बुरी तरह से, जिसमें 3 की मृत्यु हो चुकी है, ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है, और बाकी सब क्रिटिकल हालत में है। ये चीज कैसे हुई, कहां हुई, ये सारी बातें आपको बताएंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिछला वीडियो, कल का वीडियो था, आपका समर्थन रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन आपको और ऐसे ही समर्थन देना है। 1000 से ऊपर बहुत जरूरी है, कमेंट्स आए, व्यूज भी। आप वही मैंने आपको कहा था कि 10 से 15 या 20, आज मैं आपसे कह रहा हूं कि कम से कम 15 मिनट से कम वीडियो नहीं देखें। जो भी मेरे 5 से 6,000, 10,000 जो बिल्कुल पक्के एक लॉयलिस्ट हैं जो इस चैनल के, अमरीश मिश्रा स्पीक्स के, बहुत जरूरी है कि आप कम से कम इतनी देर इस वीडियो को आप देखिए। आज देखिए, आज हम कल की तरह, जैसे हमने कल सिलसिलेवार तरीके से जैसे जैसे घटनाएं हुई उस तरह से आपके बीच हमने पढ़ा था, और फिर उसके बाद उसका हमने विश्लेषण किया था। वही स्थिति आज है। आज देखिए जो गाजा में हुई वो एक बड़ी घटना, जो नाबल्स में हुई। नाबल्स में तो जो कल आपको बताया था कि तुलकरेम में 14 घंटे की लड़ाई के बाद आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। आज नाबल्स में भी 7 घंटे की लड़ाई के बाद आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा, और पूरा एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें आईडीएफ के सोल्जर्स की चीखें आप साफ सुन सकते हैं। और कुछ हमारे साथियों ने कल के वीडियो में पूछा था कि शायद कुछ नए हमारे सब्सक्राइबर्स बने थे कि आप भी कुछ वीडियोस दिखाइए। देखिए साथियों, हमने वीडियोस दिखाने की एक स्वतंत्र रूप से कोशिश की है, कुछ वीडियोस कमेंट्री के साथ, लेकिन जो यूट्यूब का जो एक पूरी एक पॉलिसीज है उसके हिसाब से कम जो वीडियो ये मैं बनाता हूँ, लंबे वीडियो, इसमें अगर मैं वीडियोस डाल दूं एक्शन के, तो फिर उसके बाद ये डिमोनेटाइज भी हो सकते हैं, इनमें स्ट्राइक भी लग सकती है। तो इसलिए मैं अलग से बनाता हूं शॉर्ट्स और एक 4-4 मिनट के वीडियोस, तो वो आप देखिए। उसमें भी देखिए थोड़ा गैप देता हूं क्योंकि उनमें भी कई बार ऐसा हुआ है, समस्या आई है। तो ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में हम एक फिलिस्तीन परस्त एक न्यूज चैनल चला रहे हैं, और इस बात को आप लोग प्लीज समझिए कि हमारी बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारी चीजें जो दूसरे लोग जो दिखा सकते हैं, क्योंकि वो राइट विंग चैनल है। हिंदुस्तान टाइम्स जो मैं देख रहा था, मेरे ही वीडियोस जो मैं एक्स पे डालता हूं वही वो दिखाते हैं। बहुत सारे और भी ऐसे फिलिस्तीन के कड़क चैनल है, और भी इस तरह से एक वरियाज करके है। तो ये सब लोग ज्यादातर मेरे ही वीडियोस दिखाते हैं, लेकिन भाई उनको शायद उस तरीके से उनकी कोई सेटिंग हो, कोई इस तरह से हो, पता नहीं हमको, हम इस बारे में नहीं जानते। लेकिन हमारे साथ तो, क्योंकि हम यहाँ पर बीजेपी विरोधी भी हैं, उधर हम इजराइल विरोधी हैं, हम दुनिया में जो साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं, अमेरिका के खिलाफ, हमारी सैद्धांतिक पोजीशन, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी यूट्यूब और तमाम एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स में हमको बहुत सावधान रहना पड़ता है। अच्छा, अब हम आते हैं, देखिए सीधे पूरी जो आज की घटनाएं हुई। देखिए सबसे पहले एक जुआरी सुसाइड ड्रोन से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, जुआरी सुसाइड ड्रोन ये इजरायली ड्रोन्स कैप्चर करके और उनको फिर से बना के जो रेजिस्टेंस मारता है, वही है जुआरी सुसाइड ड्रोन। जुआरी सुसाइड ड्रोन रेजिस्टेंस ने नेत्जरीम एक्सिस पे छोड़ा, जिसमें 2 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हो गए। नेत्जरीम एक्सिस आप जानते हैं, नेतन्याहू ने अपने नाक का मुद्दा बना लिया है कि हम नेत्जरीम एक्सिस से नहीं हटेंगे, और कुछ हद तक जो होस्टेजेस की डील है उसकी वजह से भी फेल हुई। उसके बाद देखिए जो एक जर्नलिस्ट, एक फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट, वो मारे गए, हुसाम मनाल अल दबक्का, और उनके साथ उनकी वाइफ, उनके बच्चे, ये एक कार में जा रहे थे अल मगाजी कैंप के बाद, और वहां इजराइल ने सीधे चुन के एयर स्ट्राइक की। कम से कम 100 से ऊपर जर्नलिस्ट, 113 से लेके 114 जर्नलिस्ट पूरे इस फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में मारे जा चुके हैं, जिसमें कम से कम 108 से 110 जर्नलिस्ट फिलिस्तीनी हैं, बाकी उसमें कुछ लेबनीज हैं और दो इजरायली भी हैं। तो ये देखिए पूरा एक जो जर्नलिस्ट पे अटैक हो रहा है। उसके बाद हमास ने एक बड़ा स्ट्राइक अल जैतून में किया, और अल जैतून में जब स्ट्राइक किया तो उसमें कई आईडीएफ के सोल्जर्स मारे गए। और ये जो स्ट्राइक, ये जो लड़ाई हुई, ये इसी लड़ाई के बाद देखिए कुछ आईडीएफ के हेलीकॉप्टर उतरते दिखाई पड़े। यासूर हेलीकॉप्टर जो इजराइल का है वो मैदान में आया। यासूर हेलीकॉप्टर जो है बहुत कम मैदान में आता है, क्योंकि वो बड़ा होता है, उसको
और उसको प्रोटेक्ट भी 2 आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स करते हैं अगल बगल, और उसमें बड़ी संख्या में घायलों को ले जाया जा सकता है। तो ये जो घटना देखिए अल जैतून की थी, ऐसा आभास हुआ, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा आभास हुआ कि यही वो घटना है जिसमें 15 इजरायली सोल्जर्स बुरी तरह से घायल हुए और उसमें कुछ की मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी जो डिटेलिंग है वो अभी आनी बाकी है, और वो हम आपको अंत में उसकी हम डिटेलिंग आपको बताएंगे, किस तरीके से लड़ाई हुई, क्या हुआ। उसके बाद देखिए जो चार मरकबा टैंक्स को अबू अल दक्का के पास चार मरकबा टैंक्स को फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने टैंडम शेल से मारा तल अल सुल्तान वेस्ट ऑफ राफा में, और उसमें जो है जो चारों मरकबा टैंक्स हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए। उनके क्रूज का कुछ पता नहीं चला है अभी तक, तलाश जारी, मतलब इजराइल की जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो तलाशने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको अभी तक इन टैंक्स का जो क्रू है वो अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद देखिए कमल अदवान स्कूल के पास गाजा में हमास के फाइटर्स ने एंटी फोर्टिफिकेशन टीबीजी शेल्स के साथ पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उन्होंने तल अल सुल्तान नेबरहुड में कम से कम 6 आईडीएफ सोल्जर्स की टुकड़ी पे हमला किया और पॉइंट ब्लैंक रेंज में उनको मारा है। और ये देखिए, ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं जो गाजा में, इसमें जो एक नई बात आई है सामने वो यही है कि जो हमास अब सीधे डायरेक्टली आमने सामने की लड़ाई में उतर रहा है। ये कई दिनों से हम ट्रेंड नोट कर रहे हैं कि आमने सामने की लड़ाई में हमास उतर रहा है, और उसको अब उस तरीके से एक जो हिट एंड रन वाली टैक्टिक्स है जो कि बहुत जरूरी है और वो जारी रहेगी। ऐसा नहीं कि क्योंकि वो तो गुरिल्ला वॉर की टैक्टिक्स है, उसको जारी रहना ही रहना है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो हमास एक आमने सामने की लड़ाई में इजरायली फोर्सेस का मुकाबला कर रहा है, इससे क्या हो रहा है कि आईडीएफ का मोरल बहुत डाउन हो रहा है। और इसको लेके एक बड़ा जो शिन बेत वाली बात मैंने आपको बताई कि सिटिंग शिन बेत के जो ऑफिशियल हैं, मतलब जो चीफ है, जो सिटिंग चीफ है, कोई रिटायर्ड नहीं, उनका इतना बड़ा बयान आया। और ये जो योवस गैलेंट जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका जो नेतन्याहू के खिलाफ बयान आया था, उसके बाद ये सबसे बड़ा बयान माना जा रहा है। और ये दिखाता है कि इजराइल के अंदर कितनी भयंकर एक लड़ाई छिड़ी हुई है वहाँ के दक्षिण पंथ में, और वहाँ जो कुछ लोग अलग तरीके का रवैया चाहते हैं गाजा की लड़ाई में। तो ये देखिए आप, जो आपको मैंने बताया। उसके बाद अल जैतून में कम से कम 2 घटनाएं और हुई, और इन घटनाओं में फिर से जो मरकबा 4 टैंक्स हैं, 2 टैंक्स क्षतिग्रस्त हुए। उसके बाद देखिए जो अल यासी, ये अबू सुल्तान जंक्शन है, इसमें भी कम से कम 2 मरकबा टैंक्स, अभी तक 8 मरकबा टैंक्स क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये एक बड़ा डेवलपमेंट आज का है। उसके बाद वो खबर आई कि जिसमें पहली बार पता लगा कि शायद कुछ बड़ी घटना हुई है, 10 से 15 सोल्जर्स इजरायली जिसमें सीधे इफेक्टेड हुए हैं। ये देखिए आया कि ये आईडीएफ की तरफ से बयान आया कि एक बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी इंसिडेंट हो गया है और उसमें पूरी तरह से सेंसरशिप लागू है, इसलिए उसके बारे में डिटेल्स हम बाहर नहीं कर सकते हैं। और जैसे जैसे वक्त बढ़ा वैसे डिटेल्स आने लगे। उसके बाद देखिए जो एक फिर अल जैतून में एक और घटना हुई, और फिर हमाद सिटी खान यूनिस में जो रेगुलर 60 कैलिबर मोटर शेल से इजरायली फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने करीब 10 फीट की दूरी से मारा। 10 फीट की दूरी से आप मोटर नहीं मारते, उसमें और दूरी होती है, कम से कम 20 से 25 फीट की दूरी कम से कम चाहिए। लेकिन 10 फीट की दूरी का मारने का मतलब है कि जो सामने इजराइल के असल में 2 व्हीकल्स आ रही थी बहुत टॉप स्पीड पे, उन व्हीकल्स को जो वो स्पीड से आ रही थी और उसमें उनके अंदर कुछ सोल्जर्स थे और कुछ क्रूज थे, तो वो जो टैंक पहले उड़ाए गए उसके क्रू मेंबर्स थे जिनको इजराइल भी ढूंढ रहा है और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस भी ढूंढ रहा था कि अगर मिलेंगे तो मार देंगे, और इजराइल ढूंढ रहा था मिलेंगे तो बचा लेंगे। तो वो जो बहुत ही हाई स्पीड पे जो 2 इस तरह की जीप्स आ रही थी उनमें सीधे मोटर लगा के मारा, क्योंकि उस समय उसमें अगर मशीन गन से फायर करते, आरपीजी लॉन्चर वो जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप के फाइटर्स थे उनके पास नहीं था, उनके पास मोटर्स थे। तो मोटर्स
को उन्होंने वहीं पर जहां थे वहीं पर लगा के मारा और इससे दोनों जीप क्षतिग्रस्त हुई। आगे उनके बिल्कुल सीधे उनके आगे एक के पीछे, क्योंकि मैंने बताया ना कि मोटर की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो इतने पास से वो अगर आप मारिए तो फिर वो मिसफायर ही होता है, लेकिन ये भी मिसफायर लगभग हुए, लेकिन इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया और उन जीप्स को, और वो जीप्स वापस इजराइल की तरफ भागी, उन पे गोली चलाई गई और उसमें भी कितने लोग मारे गए हैं अभी वो क्लियर नहीं है, लेकिन घायल उसमें जरूर हुए क्योंकि ड्राइवर उसका घायल अवस्था में था। उसके बाद देखिए जो एक हिजबुल्ला ने माउंट मेरॉन पे आईडीएफ बेस पे आज फिर से हमला किया। बड़ा हमला है ये, और इसमें जो है माउंट मेरन जो कई बार हिजबुल्ला डिवास्टेट कर चुका है, बार बार उसको इजराइल को फिर से बनाना होता है, वही स्थिति अभी बरकरार है माउंट मेरन की। उसके बाद देखिए नाब्लस। अब नाब्लस में जो पूरी लड़ाई हुई और जिसमें मैंने कहा कि पूरी चीखें आ रही थी, नाब्लस की लड़ाई देखिए कुछ तुलकरेम की लड़ाई की तरह थी, जिसमें मैंने आपको बताया था तुलकरेम की लड़ाई में जो तीन फाइटर्स के जो फॉर्मेशंस बना के फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस लड़ा, उसके बाद 5 के फॉर्मेशंस बनाए। नाब्लस में क्या है कि एक रफ सेमी सर्कल, जो पहले भी नाब्लस में बना चुके हैं, रफ सेमी सर्कल एक बनाया फिर से फाइटर्स ने, और उस रफ सेमी सर्कल में वही बात थी कि एक उसमें जो एक जो हिस्सा है जो खाली छोड़ते हैं, इसीलिए वो सेमी सर्कल होता है। तो उसमें इजरायली सोल्जर्स जो हैं उनको पहले ये होता है, अभी पिछली लड़ाइयों में खासतौर पर नाब्लस और ट्यूबस में एक सेमी सर्कल के पीछे का हिस्सा खाली रखा जाता है ताकि वहां से इजरायली सोल्जर एस्केप कर सके, भाग सके, क्योंकि इजरायली सोल्जर्स के पास वेपनरी ज़्यादा है और अगर उनको आपने चारों तरफ से घेर लिया तो वो मारे तो सब जाएंगे, लेकिन वो बड़ा एक कुछ नुकसान फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का भी कर जाएंगे। ये देखिए बैटल टैक्टिक्स होती है, अपनी फोर्सेस को बचाना भी। तो इस बार लेकिन देखिए क्या हुआ, इस बार नई चीज़ हुई। ओल्ड सिटी जो नाब्लस है उसकी तंग गलियों में और उसमें जो 2-3 ऐसे एरियाज हैं पार्क जैसे जो काफ़ी खुले हुए हैं, उनमें 3 तरफ से तो मतलब सेमी सर्कल बनाया फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने, लेकिन चौथा और इजराइल जो आईडीएफ के सोल्जर्स थे वो यही समझ रहे थे कि पीछे का ये लोग खुला छोड़ते हैं, वहां से हम निकल सकते हैं। तो आईडीएफ के सोल्जर्स एक तरह से बेफिक्री से लड़ रहे थे, उनको नहीं पता था कि वो चौथा हिस्सा भी इस बार बंद है। ये देखिए, ये राजनीति देखिए आप, ये राजनीतिक दिमाग देखिए आप युद्ध में, कि वो जो चौथा जो सेमी सर्कल का एक जो लास्ट जो घेरा होता है जो कि खुला छोड़ देते थे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स, वो इस बार बंद था। और वो इस तरह से बंद था कि उसमें ऐसा नहीं था कि साफ उसमें सोल्जर्स खड़े थे, उनको आप देख सकते हैं, उसमें अंदर उन लोगों ने ट्रेंच बना रखे थे। और ट्रेंच जब बना रखे थे तो उसका मतलब ये था कि जब इजरायली सोल्जर्स पीछे की ओर भागने की उन्होंने कोशिश की तो ट्रेंच में से निकल के फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने उनको गोली मारी। और जब ऐसी स्थिति में जो इजरायली बाकी सोल्जर्स थे जिनके पास हाई ग्रेड की वेपनरी थी, वो उस तरह से एक्ट नहीं कर पाए क्योंकि वही लोग सबसे पहले मारे गए। तो ये जो देखिए बात हुई कि आईडीएफ के लोगों को, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को पता है कि आईडीएफ के लोगों को अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा प्यारी, जबकि फिलिस्तीन जो है उसमें शहादत एक जिंदगी जीने का तरीका है। वहां लोग खजूर खाते हुए लड़ते हैं और उसमें शहीद भी होते हैं। तो इसलिए वहां तो एक जिंदगी का हिस्सा है लड़ाई, और शहादत भी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन आईडीएफ के सोल्जर्स के लिए बड़ी बात है। तो आईडीएफ के सोल्जर्स को देखिए आज कैसे ट्रैप किया, ट्रिक से, एक पूरी ट्रिक, जिन ट्रिक्स का इस्तेमाल इजराइल ने पिछले कई सालों से 70 सालों से किया है, और उन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके उसने फिलिस्तीनियों पे कब्जा किया है, हर तरह के जुल्म ढाए हैं, नकबा किया, जेनोसाइड किया, कई जेनोसाइड्स किए, एक नहीं कई मैसाकर्स किए। उन सब को कैसे एक जब फिलिस्तीनी संगठित होकर और अपना दिमाग लगा के, और पूरी दुनिया का जो बेहतरीन अरब दिमाग है वो जब जिस तरीके से आके उसने हथियार बनाए हमास के, और अब वो पूरी जो टैक्टिक्स है, जो यहया सिनवार का जो पूरा एक जो कमांडर इन चीफ है, जो गुरिल्ला स्टाइल लड़ाई से वो कंबाइन करते हैं कन्वेंशनल लड़ाई को, ये देखिए एक बड़ी चीज़ है। जो अब आप ये सोचिए, या तो हम यहाँ पर अमरीश मिश्रा स्पीक्स में इस पहलू को पकड़ रहे हैं, जंग के इन पहलुओं को, गुरिल्ला वॉरफेयर, आमने सामने की लड़ाई,
और या तो इसराइल पकड़ रहा है। इसराइल में बहुत सारे, जैसे वॉशिंगटन में कुछ जूइश ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिसर्च का ही काम करते हैं, उनकी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो वो भी यही बात कह रहे थे कि ये जो हमास ने जो इस बार टैक्टिक्स दिखाई है कि उसने कन्वेंशनल वॉर जैसे आमने सामने की लड़ाई और प्लस एकदम से गुरिल्ला वॉर को भी जारी रखना, और फिर ये जैसे नाब्लस में मैंने बताया एक 3 तरफ से घेरना, फिर एक चौथी तरफ से भी घेर लेना, इस तरह की चीज़ें इजराइल की जो पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऐसी बातें कह रहे हैं। तो अब देखिए ये जो नाब्लस ओल्ड सिटी में हुआ, इसके बाद ही वो वीडियो आया जिसमें आईडीएफ के लोगों की चीखें सुनाई पड़ती। अंधेरा है बिल्कुल वीडियो में, मतलब कोई इमेज नहीं है, अंधेरा है बिल्कुल, आप केवल आईडीएफ के लोगों की चीखें सुन सकते हैं। और कैसे आपको बता हुआ आईडीएफ के लोग वो हिब्रू में चिल्ला रहे हैं। और हिब्रू में वो क्या चिल्ला रहे हैं? हिब्रू में वो ये चिल्ला रहे हैं, अपने सुपीरियर्स को गाली दे रहे हैं, अपने कमांडर्स को गाली दे रहे हैं कि तुमने कहां फंसा दिया, तुमने तो कहा था कि एक सेमी सर्कल का एक हिस्सा फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स छोड़ के रखते हैं, वहां से तुम निकल सकते हो। तुमने तो ये कहा था, यहां तो हम उस हिस्से से निकले तो वहां भी गोली चल रही है और हम फंस गए हैं, हम चारों तरफ से फंस गए। चीखें ये कह रही हैं हिब्रू में। अब आप सोचिए। इसके बाद देखिए जो नाब्लस में और भी जो एरियाज है, जैसे हब्स अल दम जो एरिया है नाब्लस में, यहां पर भी ऐसी ही पूरा रोक के आईडीएफ के सोल्जर्स को 2 तरफ से रोक के मारा गया। इसमें स्मोक ग्रेनेड्स यूज हुए। स्मोक ग्रेनेड्स देखिए ये आईडीएफ यूज करता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये जो स्मोक ग्रेनेड्स हैं जो उस तरह से जान नहीं लेते, लेकिन एक बहुत ही इंटेंस धुआं पैदा करते हैं और उसमें कैमोफ्लेज करके आप कोई भी अपनी इन्फेंट्री की फोर्स लगा सकते हैं दुश्मन के खिलाफ। तो स्मोक जो ग्रेनेड्स हैं, आईडीएफ ने फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को स्मोक ग्रेनेड्स यूज करते हुए कम देखा था, क्योंकि उसकी जरूरत उस तरह से नहीं थी। लेकिन और वेस्ट बैंक में खासतौर पे, गाजा में तो फिर भी यूज होते हैं, लेकिन वेस्ट बैंक में इस बार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने स्मोक ग्रेनेड्स यूज किए और उससे जिससे आईडीएफ के सोल्जर्स परेशान हो गए। और ये जो लड़ाई मैंने आपको बताई, इस जगह का नाम हब्स अल दम, यहां पर स्मोक ग्रेनेड्स यूज करके एक पूरा एक धुएं का पर्दा एक तरह से लगा के और उसके बाद उसके पीछे से हमला किया, जिससे आईडीएफ के पैर उखड़ गए। उसके बाद देखिए नाब्लस में एक जगह और, जो नाब्लस में जो बलाता कैंप है, बलाता कैंप के पास भी इसी तरीके से जो वैनगार्ड्स ऑफ लिबरेशन, जो नया एक ग्रुप बना है यूथ्स का, उसने आईडीएफ सोल्जर्स की एक बड़ी खतरनाक स्नाइपर टुकड़ी, जिसका काम था कि बलाता में घुस के घरों में चले जाएं, वहां महीनों रहें और उसके बाद 1-2 महीने बाद वो लोग स्नाइप करके जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के कमांडर्स हैं उनको मारे। ये प्लानिंग थी आईडीएफ की। उसको पूरी तरह से पकड़ के बलाता कैंप के एकदम आउटस्कर्ट्स पे जो यंग लड़के जो जुड़े हैं, वैनगार्ड्स ऑफ लिबरेशन ग्रुप है, उसके लड़कों ने वहीं पर आईडीएफ सोल्जर्स को रोक के मारा, जिसमें 2 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हो गए, बाकी रिट्रीट कर गए। फिर आप देखिए कि एक्सप्लोजिव डिवाइसेस नाब्लस में छोड़ी गई। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, तुलकरेम में कल 14 घंटे की लड़ाई हुई थी, नाब्लस में आज लगभग 7 घंटे की लड़ाई हुई और आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। एक्सप्लोजिव डिवाइसेस ये भी बलाता कैंप में यूज हुई और इसमें जो है आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ। उसके बाद आप देखिए जो फिर जब ये आईडीएफ ने नाब्लस में मुंह की खाई, फिर ट्यूबर्स में जाके अटैक किया। ट्यूबर्स जो कि नाब्लस के पास ही इलाका, और ट्यूबर्स में भी उन लोगों ने कुछ इसी तरह से स्नाइपर्स को अंदर प्लांट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि वैनगार्ड्स ऑफ लिबरेशन जो ये यहाँ पर लड़ रहा था वो ट्यूबर्स भी पहुंच गया उनके पास। और वो मोटरसाइकिल से ही चलते हैं, उनके पास जो मोटरसाइकिल्स हैं, और उन पे कई बार आईडीएफ के ड्रोन्स ने हमला करने की कोशिश की है जब वो मोटरसाइकिल पे चलते हैं, लेकिन वो असफल रही आईडीएफ। आज तक एक भी वैनगार्ड्स ऑफ लिबरेशन के यूथ को, जो कि जिनको मोटरसाइकिल बॉर्न वॉरियर्स कहते हैं, उनको आईडीएफ मार नहीं पाया। तो वो लोग ट्यूबर्स की तरफ जैसे ही आईडीएफ की फोर्स बढ़ी स्नाइपर्स की, तो वहां पर भी घेर के ये जो यूथ है इन्होंने मारा। फिर आप देखिए जो एक तुलकरेम में यहाँ कल बुरी तरह से आईडीएफ पिटी, आज फिर
आज एक सैनकोर 5 एक्सप्लोसिव डिवाइस से D9 बुलडोजर, एक D9 बुलडोजर देखिए, 2 या 3 D9 बुलडोजर्स, कल तो मैंने आपको बताया था कि कई D9 बुलडोजर्स तुलकरेम में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने उड़ा दिए थे, लेकिन दो कम से कम D9 बुलडोजर्स वहां अंदर छुपा के एक तरह से IDF ने रखे हुए थे, और वो हेविली आर्म थे, उसके अंदर सोल्जर्स भी थे। जिस तरह से ट्रोजन हॉर्स की कहानी है, काठ का जो घोड़ा, उसकी कहानी पढ़ी होगी आपने, जो एक ग्रीक वॉर में, हेलेन ऑफ ट्रॉय वाली लड़ाई में वो उसके अंदर सोल्जर्स छुपे होते हैं और फिर वो अगले दिन हमला करते हैं, वो दूसरी साइड को पता नहीं होता। तो उस तरह की कोशिश थी कि D9 बुलडोजर्स को छोड़ दो और वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनका ऐसा लगता है देखने में जैसे कोई नहीं है वहाँ, लेकिन उसके अंदर सोल्जर्स थे। और इस बात को तुलकरेम में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने समझ लिया, और जब उन्होंने समझ लिया तो उन्होंने एक अपना जो उनका एक्सप्लोसिव डिवाइस है सनकोर 5 को उन्होंने यूज किया, और वो दोनों जो D9 बुलडोजर्स थे जो रह गए थे, दोनों बुरी तरह से वहां पर क्षतिग्रस्त हो गए। उसमें कम से कम 2 IDF सोल्जर्स को वहां पर हिरासत में लिया गया, उनको एक तरह से होस्टेज बना लिया गया है। और इधर देखिए होस्टेजेस मारे जा रहे हैं, इजराइल खुद मार रहा है। गाजा में 6 जो होस्टेजेस मारे गए, उनमें से कईयों को इजराइल ने एक्सेप्ट किया कि उसी की गोलीबारी से मारे गए हैं। तो और यहाँ पर होस्टेजेस की संख्या बढ़ रही है। ये देखिए नया इक्वेशन है इस पूरी लड़ाई का। एक चीज़ आपको और बता दें कि एक महिला जो हमास ने छोड़ी थी, मेरे ख्याल से अरगामी उसका नाम था, जो हमास ने होस्टेज लिया था 7 अक्टूबर 2023 को, उसने जो प्रिजनर्स एक्सचेंज डील हुई थी नवंबर 2023 में, उसमें हमास ने छोड़ा था। और उसने जब हमास ने छोड़ा था वो बिल्कुल समान हालत में थी। अभी आज जो टोक्यो में जो G7 चल रहा है, उसमें इजराइल ने दिखाने की कोशिश की कि इस लड़की के बाल काट दिया हमास ने, इसके सर पे वार किया, ये किया, वो किया। फिर वो लड़की सामने आ गई, उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमास ने मेरे बाल नहीं काटे, हमास ने तो मेरी देखभाल की। ये जो सारी चीज़ें इजराइल बता रही है, ये तो 7 अक्टूबर को इजरायली गन फायर में मेरे साथ हुआ, मेरे सर में चोट लगी, मैंने भागने की कोशिश की, वो तो हमास ने तो हमको बचाया और हमको कई दिन रखा और फिर छोड़ दिया। अब आप सोचिए किस लेवल पे पूरा ये झूठ बोला जा रहा है। और इजराइल जो है कोई कसर नहीं छोड़ा, अभी तक वो लगा हुआ है अपने झूठ में, जबकि उसके सारे के सारे उसके झूठ पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। उसके बाद देखिए हिजबुल्ला फिर मैदान में आया आज, और हिजबुल्ला ने जो एक के बाद एक हमले शुरू किए। तो कल मैंने बताया था कि हिजबुल्ला के अटैक में कैसे पतलून संभालते हुए इजरायली सोल्जर्स को भागना पड़ा। उसके बाद आज देखिए ब्रानित बैरिक्स में हिजबुल्ला ने मारा, किरियत शिमोना में मारा, जल अल अलम साइट पे मारा, मेतुल्ला पे मारा, अल मलिकिया पे मारा, अल मर्श पे फिर से मारा, मेतुल्ला पे फिर से मारा, मनारा पे मारा, अवीविम पे मारा, और फिर अल समाका जो कि कफ्र शुबा हिल्स जो कि इजराइल ने लेबनान की कैप्चर की हुई है, वहाँ जो IDF कैंप है वहाँ मारा। तो मतलब एक के बाद एक देखिए हिजबुल्ला ने आज भी कम से कम कल जैसे तो सोनोबार में और जो गाजर साइट है वहाँ पर आग लगा दी थी। आज भी देखिए मेतुल्ला में, किरियत शिमोना में, और ये जो लास्ट में मैं बता रहा था मनारा में भी, और ये जो अल समाका में भी एक जोर से आग लगी। और इस पूरी सिचुएशन में जो इजरायली जो इजरायली जो बचाव दल होता है, जो स्पेशली नियुक्त किया गया है इस एरिया के लिए, क्योंकि काफ़ी इस पे खराब पब्लिसिटी नेतन्याहू को मिल रही थी उसके देश के अंदर। तो यहाँ पर जो उसने एक बचाव दल नया बनाया और उसने वहाँ उसको पोस्ट किया, लेकिन उस बचाव दल ने कुछ नहीं किया। वो बिल्कुल मतलब अक्षम साबित हुआ। जैसे होता ना कई बार आपने डिप्लॉय किया, वो कई जगह पुलिस फेल हो गई, तो उस तरीके से इनको डिप्लॉय किया गया। ये लोग किसी भी, क्योंकि इनके पास रॉकेट्स को रोकने की वो टेक्नोलॉजी नहीं है। आयरन डोम फेल हो चुका है यहाँ पर जो लेबनान इजराइल का बॉर्डर है।
तो हिजबुल्ला जब भी मारता है, आयरन डोम पहले इंटरसेप्ट करता था, अब आयरन डोम काम नहीं कर पा रहा है, तो फिजिकल जो इन लोगों ने वहां पर सिक्योरिटी लगाई है वो क्या कर सकती है रॉकेट अटैक से बारे में? आप सोचिए, दिवालियापन देखिए इजरायली सैनिक दिमाग का। और वो जो सोल्जर्स जो वहां पर लगाए गए उनको खुद उसमें से एक मारा गया, वो सब भाग खड़े हुए वहां से। तो ये देखिए पूरी जो एक सिचुएशन है किस तरीके से हमेशा वो पूरी बदल रही है। और उसके बाद देखिए ये जो एक पूरा एक बयान आया शिन बेत के हेड का, रोनेन बार का। रोनेन बार ने कहा, बहुत बड़ी बात है ये, इसको आप ध्यान से सुनिए, Jewish terrorism is endangering Israel's existence. Jewish terrorism is endangering Israel's existence. माने शिन बेत का, इजराइल का जो सबसे बड़ा एक तरह से वहां की सीबीआई कह लीजिए, उसका चीफ, या वहां की आईबी कह लीजिए, आईबी बल्कि आईबी का चीफ, इजराइल के आईबी का चीफ बोल रहा है कि जो जूइश टेररिज्म है, मैं नहीं कह रहा हूं जूइश, हम तो हमेशा ज़ायनिस्ट कहते हैं, वो कह रहा है जो यहूदियों का आतंकवाद है, इससे इजराइल की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो खतरे में। और वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो उन सेटलर्स के बारे में बात कर रहा है जो ग्रुप्स बना के फिलिस्तीनी गांवों पे हमला कर रहे हैं। जैसे अभी जीत पे हमला किया था, जहां पर एक फिलिस्तीनी मारा भी गया था। और जो सेटलर्स अपना कानून अपने हाथ में कई जगह ले रहे हैं और उनको इनकरेज किया जा रहा है, बिल्कुल जैसे भारत की स्थिति कि जैसे एक मतलब जो भी बिल्किस बानो का केस हुआ, उसमें वो लोग जो गलत तरह से छोड़ दिए गए तो उनको माला पहनाया गया, जो भी बॉम्ब लिंचिंग करता उसको माला पहनाया जाता। उसी तरीके से इजराइल सरकार का जो राइट विंग है, जो इतमार बिन गिवेर है और इस तरह की जो फोर्सेज हैं, स्मोत्रिच है, ये लोग जो हैं वो ऐसे सेटलर्स को ये लोग भी इनकरेज करते हैं, गन्स देते हैं, और ये लोग तो कहते हैं वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लो, गाजा पे भी कब्जा कर लो। तो इस पे जो शिन बेत का जो चीफ है, इसका नाम मैं फिर बोल देता हूँ, रोनेन बार ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ अल्टीमेटली बैकफायर करेंगी, क्योंकि फिलिस्तीनी संख्या में भी ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, और सेटलर्स भी बुरी तरह से मारे जाएंगे और मारे जा रहे हैं, क्योंकि कई घटनाएं हो चुकी हैं जहाँ सेटलर्स को केंद्रित करके मारा है, और मैंने बताया है इस चैनल। तो रोनेन बार देखिए इस तरह की बात कर रहा है, और उसका मतलब मेरे तो दिमाग में ये सेंटेंस गूंज रहा है कि उसने जूइश टेररिज्म का, उसने ये भी नहीं कहा कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स, उसने ये भी नहीं कहा कि मतलब कोई इस तरीके से कोई स्पेशल इस तरह की जो एकदम बजरंग दल टाइप फोर्स आ गई है और उससे हमारा कोई मतलब नहीं। वो कह रहा है यहूदी आतंकवादी, एक यहूदी कह रहा है, और वो भी सत्ता में है। ये वो वाले यहूदी नहीं है जो इजराइल का विरोध करते हैं, वो तो एक अलग है। लेकिन जो एक वो कह रहा है, वो ज़ायनिस्ट टेररिज्म भी कह सकता था, लेकिन उसने कहा जूइश टेररिज्म इज एंडेंजरिंग द सिक्योरिटी ऑफ इजराइल। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। उसके बाद उसने कहा कि द डैमेज टू द स्टेट ऑफ इजराइल इज इनडिस्क्राइबेबल, कि इतना बड़ा नुकसान हुआ इजराइल का इस लड़ाई से। और ये नेतन्याहू को उसने सीधे एड्रेस करके कहा कि ये जो तुम्हारी पॉलिसीज हैं, इसने इतना बड़ा नुकसान किया है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी तुम देखोगे। उसके बाद उसने कहा ग्लोबल डीलेजिटिमाइजेशन, ग्लोबल मतलब कि दुनिया के स्तर पे, विश्व स्तर पे इजराइल जो है वो डीलेजिटिमाइज हुआ है। इजराइल की जो खाक है वो मिट्टी में मिल गई, या इजराइल की जो आन है वो खाक में मिल गई, जो भी मतलब इसका जो मतलब मैं उल्टा शायद बोल गया, जो इजराइल की जो एक साख है वो मिट्टी में मिल गई। तो इजराइल की साख मिट्टी में मिल गई, और इवन अमंगस्ट आवर ग्रेटेस्ट एलाइज, हमारे जो सबसे बड़े एलाइज हैं, उनके यहां भी ऐसे हुआ। उसके बाद उसने कहा कि इतने फ्रंट्स खोलने की क्या जरूरत थी? आपका अगर निशाना हमास था तो आप हिजबुल्लाह से, लेबनान से भी आप एक लगातार आपने मजबूर किया कि वो भी एक ठीक है वो मार रहे थे, तो लेकिन आपने जिस तरह से जवाब दिया, अब तो पूरी एक वॉर वहां पर एक नया फ्रंट खुल गया है, हमें अपने सोल्जर्स वहां डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं। शिन बेत के पास उतनी मैन पावर नहीं कि जो इतने फ्रंट्स पे लड़ाई संभाल सके। फिर ईरान से आपने मोल ले लिया, फिर यमन से मोल ले लिया है। ये सारी बातें उसने कहा, और उसने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस साइकिल ऑफ टेरर में आप ढकेल रहे हैं। उसके बाद उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि एक ऐसे हम लोग स्लिपरी स्लोप से, मतलब एक ऐसे एक स्लोप से हम लोग एक
एक इस तरीके की पगडंडी से इजराइल गुजर रहा है जहां केवल सिर्फ और सिर्फ ढलान है, जहां कहीं भी वापस आने की का कोई चांस ही नहीं है। वो बिल्कुल मतलब उसमें इजराइल फिसलते ही चला जा रहा है। ये उसके वर्ड, स्लिपरी स्लोप। इजराइल फिसलते ही चला जा रहा है, कोई कहीं से कोई इस तरह का सैल्वेशन है ही नहीं। और फिर देखिए उसने लास्ट में उसने कहा है कि सबसे बड़ा जो हम लोगों ने जो इजराइल फिलिस्तीनी प्रिजनर्स को जिस तरीके से जानवरों की तरह हमने ट्रीट किया, और इस पर एक और एक महिला आईडीएफ की जो सोल्जर, उसका भी बयान आया। उसने खुद जो बहुत ही घृणित काम जो फिलिस्तीनी प्रिजनर्स के साथ किए, उसने कहा कि मैं अब झेल नहीं सकती हूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं एकदम मर जाऊंगी, मैं झेल ही नहीं सकती हूँ जिस तरीके से हुआ, उसने कहा। तो यही बात रोनिन बार ने कही। उसने कहा कि ये जो जूडाइज्म पे जो धर्म है, जो यहूदियों का धर्म है जुडाइज्म, उस पे जो दाग लगा है वो कभी नहीं मिटेगा, चाहे वो सैकड़ों जनरेशन बीत जाएं, वो कभी नहीं मिटेगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।